बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम एस राइटिंग के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी डिमांड थी, बहुत सारे व्यूवर्स ने इसके बारे में कहा था कि ऐसे राइटिंग हमारा बहुत बड़ा इशू है, इसके बारे में बात की जाए। तो लेक्चर नंबर 15 हमने ऐसे राइटिंग के बारे में रखा है, जो कि इसके बारे में कंटेंट ऐसा है कि वो एक लेक्चर में नहीं आएगा। तो होपफुली आने वाले 3-4 लेक्चर कंटिन्यूटी में इसी टॉपिक के बारे में होंगे। इसको इंतहाई आसान ज़बान में एक्सप्लेन किया है, कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं छोड़ा गया जिसके ऊपर बात ना की गई हो। आपकी तमाम कन्फ्यूजन्स का जवाब इसमें है। जो जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको भी किया गया है, और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, सक्सेसफुल एक्सपीरियंस कंपैरेटिव एग्जामिनेशन में, कि 2 दफ़ा इसी तरीके से ही अटेम्प्ट किया और दोनों दफ़ा उसमें अल्लाह के फजल से कामयाबी हुई है। तो बहुत आसान ज़बान में आसान तरीके से आपको इसके बारे में टिप्स मुहैया कर रहा हूँ। आप इसको शेयर करें बाकियों के साथ। ये बहुत सारी कन्फ्यूजन्स आपकी इस लेक्चर में ख़त्म हो जाएंगी। और आने वाले जो 3-4 लेक्चर्स हैं, हम इसमें डेमोन्स्ट्रेशन भी देंगे आपको। वो ऐसे जो अटेम्प्ट किए गए हैं वो आपको डिस्प्ले करके दिखाएंगे कि किस तरह आपने ऐसे अटेम्प्ट करना है, लैंग्वेज किस तरह रखनी है, और आपके तमाम सवालात का जवाब होगा। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, हम उसको भी एड्रेस कर देंगे। जैसा कि आपको देखेंगे कि हम पूरी रिसर्च के साथ ये मटेरियल आपसे शेयर कर रहे हैं। इसमें तमाम जो मटेरियल अवेलेबल था उसको देखा गया, और ये तो ऐसा टॉपिक है कि जिसके बारे में जो एक्सपीरियंस है मेरा, उससे ज़्यादा मैंने हेल्प ली है कि मैंने एक ऐसे जो अटैम्प्ट किया और जिसमें मुझे कामयाबी हुई। किस तरीके से अटैम्प्ट किया वो आपके साथ इसमें शेयर करेंगे। ये है हमारे जो आने वाले 3-4 लेक्चर हैं। आज का लेक्चर है ये ऐसे के बारे में, जो हमारा कोर्स है इसके बारे में क्या सीक्वेंस होगा, इसमें क्या क्या बातें करेंगे। सबसे पहले तो इस पे बात होगी कि सी एस एस पी एम एस की ऐसे की रिक्वायरमेंट क्या है। ऐसे राइटिंग एक क्लियर राइटिंग जो होती है, जिस तरह रसल के एसेज हैं या जिस तरह बेकन के एसेज हैं, लिटरेरी लोगों के एसेज हैं, आथर्स के एसेज हैं, वो क्लियर के लिए लिखते हैं, वो इम्तिहान पास करने के लिए एसेज नहीं लिखते। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में एसेज फॉर इंटेलेक्चुअल प्लेयर नहीं लिख रहे होते, आप इम्तिहान में कामयाब होने के लिए ऐसे लिख रहे होते हैं। तो लिटरेरी ऐसे की रिक्वायरमेंट से हट के जो आपने कंपैरेटिव एग्जामिनेशन के लिए लिखना होता है ऐसे, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर बात करेंगे। फिर हम बेसिक डूज और डोंट्स पे बात करेंगे कि आपने ऐसे में क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी। फिर हम वर्ड के बारे में बताएंगे कि वर्ड वोकेबलरी, वर्ड्स कैसे होने चाहिए आपकी, सेंटेंसेस किस तरह के होने चाहिए, ये किस तरह के हो सकते हैं। इसमें मैंने एक कंप्रिहेंसिव चीज़ शामिल की हुई है कि सेंटेंसेस की काइंड्स क्या हैं। फिर हम पैराग्राफ के बारे में बात करेंगे, पैराग्राफ आपने कैसे बनाने हैं, और पैराग्राफ की क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं, यूनिटी क्या है, कोहेरेंस क्या है, एम्फेसिस क्या है। इन चीज़ों को बड़े आसान तरीके से समझाया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ दी एसे जो कि बहुत अहम है, वो क्या है उसके बारे में बात करेंगे हम। फिर एक और टॉपिक, एक और अहम मौजू ये है कि सीएसएस और पीएमएस का एसे आपने सिलेक्ट कैसे करना है। सीएसएस के एग्जाम में 10 एसेज आते हैं, 10 टॉपिक्स आते हैं, उनमें से आपने एक सिलेक्ट करना होता है। और याद रखिएगा, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ दी एसे जो है मेन रीजन है फेलियर इन दी सीएसएस एग्जामिनेशन। तो इसको कैसे अवॉइड करना है, इसके ऊपर बात करेंगे।
फिर हम आउटलाइन की बात करेंगे कि आउटलाइन आपने कैसे बनानी है। फिर आउटलाइन बनाते हुए जो आपका मेंटल प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, जिसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं, वो कैसे करनी है। फिर हमने इसमें एक्सरसाइजेज दी हुई हैं, एक्सरसाइजेज हमने करनी है। इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन में थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, बॉडी पैराग्राफ के ऊपर बात करेंगे, कंक्लूजन के ऊपर बात करेंगे। और ऐसे में जब आप लिखते हैं तो एक मसला जो हर एक एस्पायरेंट को पेश होता है वो ये दरपेश होता है कि एक चीज को आपने डिफरेंट अंदाज से कैसे कहना है, यानी मोनोटनी भी ना हो, चीज आपने वही कहनी है, डिफरेंट अंदाज से कहनी है, ताकि पेपर चेकर को या एग्जामिनर को ये फील ना आए कि इस बंदे के पास वोकेबलरी ही कोई नहीं है। फिर हम एसेंशियल्स ऑफ ए गुड ऐसे, कि एक ऐसे, एक अच्छे ऐसे से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, कि उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, इस पे बात करेंगे। और यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ कि हम इसमें आपको 2 से 3 डेमोन्स्ट्रेशन भी देंगे कि जो ऐसे मैंने अटेम्प्ट किए हैं CSS के पेपर से, वो आपको डिस्प्ले करके दिखाएंगे कि एक ऐसे कैसे लिखना है आपने। और उस स्टेज के बाद मेरा नहीं ख्याल कि आपकी कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन रह जाएगा। तो ये एक कंप्लीट कोर्स है, और इस कंप्लीट कोर्सेज कोशिश करेंगे कम से कम लेक्चर में आ जाए, लेकिन जितने भी लेक्चर्स होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे इस टॉपिक के ऊपर, वो हम इकट्ठे ही इस चैनल पे डालेंगे। और आपने स्टे इन टच रहना है ताकि आपको इसका पूरा जो ओवरव्यू है मिल सके। और इसमें कोई भी ऐसा लेक्चर नहीं है जिसको आप मिस कर सकें, यानी आपने इन तमाम को ज़रूर सुनना है। ये है FPSC की सिलेबस गाइडलाइन, आउटलाइन। जो सिलेबस FPSC ने दिया हुआ उसमें ये लिखा हुआ है, candidates are expected to reflect comprehensive and research-based knowledge on a selected topic. Candidates' articulation, expression, and technical treatment of the style of English essay writing will be examined. तो यहाँ पे सबसे अहम बात ये है कि comprehensive, comprehensive से मुराद ये है कि अगर आप टॉपिक ले रहे हैं कोई भी, तो उसको मुख्तलिफ एंगल से भी देखें। लेट्स से ऐसे आता है, व्हाट आर अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रमोटिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान, तो उसकी आप डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को एग्जामिन करें, डिफरेंट फील्ड से देखें, कि डिफरेंट एंगल से देखें उनको। तो जितना आप कंप्रिहेंसिव व्यू लेंगे उतना ज़्यादा आप नंबर अच्छे लेंगे। रिसर्च बेस्ड, यही चीज़ मैं आपको करंट अफेयर के भी पेपर में कह रहा हूँ कि आपका रिसर्च बेस्ड नॉलेज होना चाहिए एक टॉपिक के ऊपर। और इसीलिए ये जो यूट्यूब चैनल है इसमें हम आपको हर एक टॉपिक के बारे में रिसर्च बेस्ड मटेरियल दे रहे हैं, आपको क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसके ऊपर ये भी ख्याल रखा जाता है कि कोई ऐसी फैक्ट एंड फिगर आपके साथ शेयर ना की जाए जो अथेंटिक ना हो। 2-3 सोर्सेज से कोशिश की जाती है चेक करने की, फिर भी गलती रह सकती है, लेकिन वो गलती ऐसी नहीं होती कि वो कोई बहुत ज़्यादा ग्लेरिंग मिस्टेक हो। कोशिश की जाती है कि कोई मिस्टेक ना हो, आपको कोई ऐसे फैक्ट एंड फिगर ना दिए जाएं जो गलत हों। तो रिसर्च बेस्ड नॉलेज आपका होना चाहिए हर टॉपिक के ऊपर। और एक और चीज़ बता दूं कि CSS के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कोई ज़्यादा नहीं है, वो गिने चुने टॉपिक्स हैं। उन्हीं के ऊपर आपने रिसर्च करनी है, उन्हीं के ऊपर किसी भी एंगल से आपका ऐसे आ सकता है। तो दूसरा इसमें यह है कि टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्टाइल ऑफ इंग्लिश ऐसे, टेक्निकल ट्रीटमेंट से को मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि जो स्ट्रक्चर ऑफ दी ऐसे है, कि आपने आउटलाइन कैसे बनानी है, आपने उसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, उसका बॉडी पैराग्राफ कैसे लिखना है, उसके कंक्लूजन कैसे लिखना है। तो ये टेक्निकल एस्पेक्ट हो गया, इसको भी आपने फॉलो करना है। ये होती है वो स्टेटमेंट जो आप जब आप CSS के एग्जाम में बैठते हैं तो पेपर में ये पहला एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखी होती है, और इसके नीचे जो है वो 10 टॉपिक दिए होते हैं। तो यहाँ से भी आपको अंदाजा हो जाता है कि क्या डिमांड्स हैं कि CSS के ऐसे में क्या चीज़ें होनी चाहिए। मेक एन आउटलाइन एंड राइट ए कम्प्रीहेंसिव ऐसे 2500 to 3000 words on any one of the given topics. Make sure you use different forms of discourse,
for example exposition, argumentation, description and narration. Credit will be given for organization, relevance and clarity. अब ये जो लफ्ज लिखे हुए थे आपने परेशान नहीं होना, इट्स वेरी सिंपल कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो लिखी हुई है 2500 से 3000 वर्ड्स। अब इससे भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखें, आपने बिल्कुल रेस में नहीं पढ़ना कि आपके वर्ड्स कितने हैं, आपने फोकस करना है क्वालिटी के ऊपर, और क्वालिटी के साथ साथ रीजनेबल आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। 1500 से 2000 वर्ड्स तक अगर आप अच्छा लिख लेते हैं तो आप सेफ हैं। 2000 वर्ड तक भी हो जाए तो फेयर इनफ। कोई उसमें आपने इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना कि मैंने 3000 वर्ड लिखने हैं, स्ट्रेंथ के चक्कर में नहीं पढ़ना। आपने अपनी स्पीड, जो नेचुरल स्पीड है, प्रैक्टिस है, उसको इंक्रीज करें, उसको अच्छा बनाएं। एग्जामिनेशन में आप नेचुरल स्टाइल से लिखें और कोई उसमें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है स्ट्रेंथ के हवाले से। तो स्ट्रेंथ का कोई इशू नहीं है। जितना आप अपनी नेचुरल पेस के साथ क्वालिटी कंटेंट दे सकते हैं उसी हिसाब से लिखें। फिर सबसे अहम चीज़ ये होती है कि आपने कितना रेलेवेंट लिखा है, आपने टॉपिक को समझा भी है या नहीं समझा। याद रखिएगा, आपकी ऐसे पेपर को चेक करने का पहला लिटमस टेस्ट ये होता है, एग्जामिनर ये लगाता है कि आपने ऐसे का जो टॉपिक है क्या उसको समझा है, क्या आपने टॉपिक की रिक्वायरमेंट समझी है, क्या आपने टॉपिक को कंप्रीहेंड कर लिया है। और ये चीज़ उसको आपका ऐसे का पहला पेज पढ़ के ही अंदाज़ा हो जाता है। बल्कि मैं अगर ये कह दूं कि उसको 90% केसेस में उसको आपकी जो इंट्रोडक्शन की या उसकी बॉडी पैराग्राफ की आउटलाइन ही उसको सब कुछ बता देती है कि आप किस पानी में हैं और आपने कितना एक टॉपिक को कंप्रीहेंड कर लिया है। तो बाकी जो जंग है वो बाद में लड़ी जाएगी। पहली 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 गेंद पे आउट होने का मतलब ये है कि आपने टॉपिक को ही नहीं समझा। इसीलिए मैंने अपने लेक्चर में एक कंपोनेंट शामिल ये किया है कि हाउ टू सिलेक्ट दी अप्रोप्रिएट टॉपिक। वो हम आपको बताएंगे कि आपने किस तरह के टॉपिक सिलेक्ट करने हैं। तो ये बात हो गई स्ट्रेंथ के बारे में। अब ये बातें एक्सपोजिशन, आर्गुमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन, नरेशन, सिंपल स्टाइल में ऐसे लिखना है आपको और उसमें तमाम चीज़ें ये आ जाएंगी। ऑर्गेनाइजेशन, रेलेवेंस एंड क्लैरिटी, ये भी हम इसके ऊपर बात करेंगे कि ये कैसे मेंटेन करनी है। Before we start, let me clarify one thing, one basic thing. Essay writing is a skill like driving or swimming. It is very simple and easy for those who have mastered the skill and very difficult for those who have not learned this. Essay writing को आपने एक स्किल की तरह लेना है। ये एक हुनर है जिसको आ गया उसको आता है, जिसको नहीं आता उसको मुश्किल लगता है। जैसे आप ड्राइविंग करते हैं और आप नेचुरल वे से ड्राइव करते हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अब हो सकता है एक बंदा जो पूल के बाहर खड़ा है और एक देख रहा है कि लोग स्विमिंग कर रहे हैं तो उसको ये लगे कि पता नहीं कैसे कर लेते हैं, मुझसे तो ये नहीं होती। तो वो ये समझेगा कि ये तो बहुत मुश्किल काम है, हालांकि वो इंजॉयबल काम होता है और उसमें हो सकता है जो बंदे कर रहे हैं उनकी हॉबी हो। इसी तरह राइटिंग भी एक हॉबी है, ऐसे राइटिंग भी एक हॉबी है। बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ जो क्लियर के लिए लिखते हैं और उनका वो अपने थॉट्स में क्लैरिटी लाने के लिए लिखते हैं। तो ये आपने ये समझना कि ऐसे राइटिंग कोई ऐसा स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है, यानी ये आपकी स्किल है जो आपने डेवलप करनी है। और ये स्किल में आपने जो मटेरियल डालना है वो आपके दीगर ज़्यादातर मटेरियल आपको करंट अफेयर से आएगा, पाक अफेयर से आएगा। बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट से भी आप मटेरियल ले सकते हैं और कुछ टॉपिक्स आप स्पेसिफिकली तैयार भी करेंगे जो कि हम इस चैनल पे अपलोड करते रहेंगे टाइम बाय टाइम फॉर योर गाइडेंस। तो इसकी स्किल को आपने समझना है और आई होप जब ये कोर्स ख़त्म होगा 5 से 6 जितने भी लेक्चर बनते हैं तो उसमें आपको ये सारा समझ आ जाएगा कि कैसे लिखना है ऐसे। Once once you learn the skill, keep on polishing the skill with consistent practice. Believe that writing is an interesting thing to do. I know many people who do it out of passion or fondness. अच्छा, जब आपने इसको समझ लेना है, आपको अंदाजा हो गया कैसे लिखना है, तो फिर इसको भूलना नहीं है। इसको आप
एक आदत बना लें कि आपने लिखने की, जब तक आपका CSS या PMS क्वालिफाई नहीं हो जाता तब तक आप एक रूटीन बना लें कि आपने हर रोज एटलीस्ट एक पैराग्राफ जरूर लिखना है। वीकली या फोर्टनाइटली एक ऐसे भी जरूर लिखें। और शुरू में आप बेशक ऐसे ना लिखें, शुरू में आप आउटलाइन की प्रैक्टिस करें, शुरू में आप पैराग्राफ की प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, थीसिस स्टेटमेंट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी कंपोनेंट में आप प्रैक्टिस करेंगे। जब आप कोई मास्टर हो जाएंगे उन तमाम कंपोनेंट्स के, आपका इंट्रो के ऊपर भी महारत हासिल हो गई, बॉडी पैराग्राफ भी लिखना आ गया, आउटलाइन बनानी भी आ गई, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी भी आ गई, और उसके बाद कंक्लूजन लिखना भी आ गया, उसके बाद फिर आप ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। और राइटिंग एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि राइटिंग कैथारसिस है, लिखने से आपके माइंड में क्लैरिटी आती है। सम टाइम बहुत सारे लोग जो हैं वो जब उनको कोई डिसीजन ना हो पा रहा हो किसी भी एस्पेक्ट पे, तो वो अपनी सिचुएशन को लिखते हैं पेपर पे, और पेपर पे जब लिखते हैं तो उस टाइम उनको माइंड में उनके जो मुश्किल प्रपोजिशंस होती हैं लाइफ में, रियल टाइम जो उनको चैलेंजेस सामने होते हैं, वो उनका हल निकाल लेते हैं। तो राइटिंग क्या करती है, आपकी थॉट्स में क्लैरिटी लाती है, आप क्लियरली चीज को देखते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग टू डू। तो इसमें रीडिंग को, राइटिंग को, थिंकिंग को, ब्रेनस्टॉर्मिंग को आपने एक फटीक के तौर पे नहीं लेना। दीज थिंग्स आर नॉट लाइबिलिटीज, ये आपकी हॉबीज हो सकती हैं और होती हैं बहुत सारे लोगों की। नेक्स्ट ये है कि आप अच्छा तब लिख सकते हैं जब आप क्लियर थिंकिंग हो। क्लियर लिखना, जितना आप क्लैरिटी के साथ लिखते हैं। अच्छी राइटिंग क्या है, अगर मैं एक टिप में बयान करूं, अच्छी राइटिंग वो है जो समझ आ जाए। आप अगर कोई भी एक तहरीर उठाते हैं, कोई भी पैराग्राफ उठाते हैं, कोई भी किताब उठाते हैं, और आप उसकी वोकेबलरी को भी समझ रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि उसमें लिखा क्या हुआ है, आइडिया आपको समझ नहीं आ रहा, तो वो आपके किसी काम का नहीं है। सम टाइम प्रॉब्लम आपकी अंडरस्टैंडिंग का नहीं होता, सम टाइम लिखने वाले की क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं होती है। इसी तरह क्लियर राइटिंग जो है वो सबसे बेस्ट राइटिंग है, जो बिल्कुल मीनिंगफुल हो, जो समझ आए, वो सबसे बेस्ट राइटिंग है। जो आपके जहन में उतर जाए, जो आपके माइंड को अपील करे, आपकी लॉजिक को अपील करे, दैट इज द बेस्ट पीस ऑफ राइटिंग। और वो तब मुमकिन है जब लिखने वाले की थिंकिंग क्लियर हो, उसका एक्सप्रेशन क्लियर हो। ये हैबिट है, इसको आप डेवलप कर सकते हैं। जितना आप क्लियर तरीके से सोचेंगे उतना आप क्लियर लिखेंगे। तो ये आप आदत डाल लें। आप चीज़ों को एनालिसिस करना सीखें, चीज़ों को डायसेक्ट करना सीखें, उनके पार्ट्स बना के उनको एनालिसिस करना सीखें, और कंफ्यूज्ड ना हो किसी भी टॉपिक के ऊपर। कोई भी टॉपिक आपको मिलता है तो उस टॉपिक के बारे में आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होनी चाहिए, तो उसके सोल्यूशन निकाल के दें, आप उसको राइटली हिट करें और उसको आगे लेके चलें। अब एक ऐसे जो है, कहते हैं कि ये आई से की एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म है। इट इज सेड दैट ऐसे इज ए डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ द फ्रेज आई से। यानी मैं कहता हूँ, इस आई से मुराद मैं कहता हूँ, इसकी ये डिस्टॉर्टेड फॉर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ओपिनियन, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन द सब्जेक्ट, ये है ऐसे का असल मतलब। अगर ऐसे आता है किसी भी टॉपिक पे, तो आपने फैक्ट्स एंड फिगर तो कोट करने ही करने हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक कैच है जो आपने समझना है। आई से का मतलब ये नहीं है कि आपने गप्पें लगानी है, अपनी ओपिनियन देनी है, और आप अपनी लेट से कोई भी बात पूछें तो आप उसमें अपनी बातें लिखाएं और फैक्ट से हट के, ग्राउंड रियलिटी से हट के। ये नहीं मतलब इसका। मतलब ये है कि जब एक टॉपिक आए उसके बारे में आप फैक्ट की सपोर्ट के जरिए अपनी ओपिनियन लिखें। यानी आपकी ओपिनियन होनी चाहिए, बट दैट शुड बी सपोर्टेड बाय फैक्ट्स, some quotation, some इक्तबासात, some references, some examples, some illustrations। तो
आपकी ओपिनियन वेल सपोर्टेड होनी चाहिए, हवा में आपने बात नहीं करनी। यही बात हमने यहाँ पे की है। ऐसे इज राइटर्स ओपिनियन based on strong evidence and arguments. It is not your opinion based on emotion and feelings. आपने ऐसे के अंदर जो प्रॉब्लम गिवन है उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है आपने उसको, इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है आपने, यानी आपने उसमें अपनी ओपिनियन देनी है। आप उसको कैसे देखते हैं, आपने कहीं से कोई कॉपी पेस्ट तो नहीं किया हुआ, आपकी ओपिनियन ओरिजिनल है या नहीं है। बेसिकली वो ये देखना चाह रहे होते हैं कि आपकी क्रिएटिव थिंकिंग कितनी है, फिर उस पर क्रिएटिव राइटिंग कितनी है। याद रखिएगा, क्रिएटिव राइटिंग क्रिएटिव थिंकिंग के ऊपर बेस करती है। ओरिजिनल थॉट आपकी है या नहीं है, उनको ओरिजिनल थॉट्स चाहिए, यानी आपके अंदर थिंकिंग माइंड है या नहीं है। देखिए लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं। अब आप करने जा रहे हैं सिविल सर्विसेज, एज एन ऑफिसर यू हैव टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स, आपने उनका सोल्यूशन देना है। आपको जब वो एक डिस्ट्रिक्ट देंगे एज ए डीपीओ या डीसीओ या इनकम टैक्स में भी में आप बैठेंगे या फॉरेन सर्विस में, तो रियल टाइम प्रॉब्लम आएंगे। तो वहाँ पे एक ऐसा ऑफिसर चाहिए होता है जो उन प्रॉब्लम के ऊपर अपना माइंड अप्लाई करके सोच के इम्प्रोवाइज करके सिचुएशन का हल निकाल सके। हुकूमत को प्रॉब्लम सॉल्वर चाहिए होते हैं, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं चाहिए होते। यही चीज है यहाँ पे कि ऐसे से आपकी जो स्किल चेक होती है वो यही होती है कि आप एक चीज के बारे में क्या खुद सोचते हैं, आप आपकी थॉट्स हैं, और कितनी ज्यादा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ टिल्टेड है, और कितना उनको अच्छे तरीके से आप कम्युनिकेट करते हैं इन दी राइटिंग। ये होता है बेसिकली ऐसे का मकसद। ऐसे हमेशा लाइट और प्लेजेंट टोन में लिखा जाता है, यानी उसमें आपने कोई गुस्से में और सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना होते। अगर आपने कहीं क्रिटिसाइज भी करना है तो बैलेंस तरीके से करना होता है, उसको बड़े खूबसूरत अंदाज से आर्गुमेंट्स के साथ करना होता है। और जब भी, ये आप नोट कर लें, जब भी आप एक चीज को आर्गुमेंट से बात कर रहे होंगे, फैक्ट एंड फिगर से बात कर रहे होंगे, तो आपकी वैसे भी जो टोन है वो लाइट हो जाती है। और वैसे भी उसके अंदर इतना ज़्यादा वो इमोशनल एस्पेक्ट नहीं रहता, इतना ज़्यादा उसमें गुस्सा नहीं रहता, इतना ज़्यादा उसमें जज्बातियत नहीं रहती, इतना ज़्यादा उसमें इमोशनल किस्म की फीलिंग्स नहीं रहती हैं, बल्कि वो लॉजिकल किस्म का पर्सपेक्टिव बन जाता है। प्रेजेंट इसलिए, प्रेजेंट आप इस ऐसे मानो में लें कि आप ऑप्टिमिस्टिक हों, आप ठीक है एक प्रॉब्लम को भी बयान कर रहे हैं तो उसके अंदर एक प्लेजेंट तरीके से उसको बयान करें, वर्ड्स का सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए और बैलेंस्ड व्यू पॉइंट होना चाहिए आपका। ये बड़ा अहम पॉइंट है कि आपने जब ऐसे लिखना है तो उसमें आप डायरेक्ट रहें, प्रिसाइज रहें, रेलेवेंट रहें और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें। यानी घुमा फिरा के बात करने का कोई फायदा नहीं है। जब आप बात को घुमाते हैं, उसने पूछा कुछ और है, लिखा लिखा आपने कुछ और है, तो इसका पहला मतलब ये निकलता है कि आपको ऐसे के बारे में नहीं आता। यानी इससे इम्प्रेशन ये लिया जाता है कि आपको ऐसे के बारे में ज़्यादा नहीं पता और आप बात को जानबूझ के घुमा रहे हैं। ये सबसे अहम पॉइंट है, बी डायरेक्ट, प्रिसाइज, रेलेवेंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब यहाँ से कुछ दोस्त ये समझेंगे कि हम जब इतना डायरेक्ट और प्रिसाइज होंगे तो ये जो 2000 या 2500 वर्ड हैं ये कैसे लिख पाएंगे। तो जब आपके पास रिसर्च बेस्ड मटेरियल होगा, जब आपकी थॉट प्रोसेस ज़्यादा फर्टाइल है, जब आपको सोचना आता है, जब आपने टॉपिक की तैयारी की होगी मुख्तलिफ टॉपिक्स की, तो आपके पास इतना मटेरियल होगा कि आपको पास इरेलेवेंट चीज़ के लिए ना टाइम होगा ना स्पेस होगी। तो जब आपके पास रेलेवेंट मटेरियल इतना ज़्यादा होगा
कि वही आप उसके अंदर भी आप शिफ्टिंग कर रहे होंगे कि ज़्यादा ये बात रिलेवेंट है, इसको मैं इसमें डालूं, तो उस तरह की तैयारी आपकी रिक्वायर्ड होगी इसमें, और ये आपने इसको फॉलो करना है। डायरेक्ट, प्रिसाइज, रेलेवेंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। वर्बेसिटी का मतलब ये है कि जहाँ पे 4 लफ्ज़ की ज़रूरत हो वहाँ पे आप 8 लफ्ज़ का इस्तेमाल करें। जहाँ पे एक जो बात एक सेंटेंस में कही जा सकती हो उसके लिए आप 4 सेंटेंसेस लिखते हैं, इसको बोलते हैं वर्बोसिटी। इसको आपने अवॉइड करना है, यानी फेलर नहीं करना कि आप जस्ट स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा सेंटेंसेस लिख रहे हैं, एक्स्ट्रा वर्ड्स डाल रहे हैं, तो इसको अवॉइड करना, ये बड़ी डेंजरस है। और वही बात आ जाती है कि जिस कैंडिडेट की तैयारी पूरी है, उसके पास रेलेवेंट मटेरियल पूरा है, वो तो अपने रेलेवेंट मटेरियल को देख रहा होता है कि इसमें से मैं कौन सी चीज़ सेलेक्ट करूं। उसके पास तो इरेलेवेंट चीज़ को डालने का टाइम और स्पेस नहीं होती है। लिटरली इसका मतलब ये होता है कि अटेम्प्ट, इसमें आप अटेम्प्ट करते हैं किसी भी टॉपिक को और उसके अंदर कोशिश करते हैं, उसको डायसेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसका आगे सोल्यूशन देते हैं। अगेन ये बात पहले भी मैं कुछ डिफरेंट तरीके से कर चुका हूँ। ऐसे राइटिंग इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको आप जब लिखें तो आप एंजॉय करके लिखें, टाइम रख के लिखें, और शुरू में आप आउटलाइन की प्रैक्टिस करें। फिर जब वो प्रैक्टिस हो जाए फिर आप उसमें बॉडी पैराग्राफ की प्रैक्टिस करें। बॉडी पैराग्राफ का जो स्टाइल लिखने का है वो कुछ और होता है, इंट्रोडक्शन का स्टाइल कुछ और होता है, कंक्लूजन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से मिलता जुलता होता है, लेकिन बॉडी पैराग्राफ से डिफरेंट होता है। तो बॉडी पैराग्राफ की टेक्निक और है, और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखने की टेक्निक और है। तो ये आपने जब सेपरेटली इनके ऊपर आप मास्टर हो जाएंगे लिखने के प्रैक्टिस के जरिए, तो फिर आप वो कंप्लीट ऐसे लिखिएगा। और याद रखिएगा कोई शॉर्टकट नहीं है। इवन अगर मैं आपको ये बता भी दूं कि ऐसे कैसा लिखा जाता है, तो उस वक्त तक आपको खुद इसकी समझ तब आएगी जब आप खुद लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि गाड़ी कैसे चलानी है, यहाँ से लेक्चर देता रहूं, या साइकिल कैसे चलाना है, आप में से जिसने साइकिल या मोटरसाइकिल चलाना सीखा है वो इस बात को समझ जाएंगे। अगर मैं आपको लाख बता रहूं कि कैसे चलाना है मोटरसाइकिल, तो उस वक्त तक आपको समझ नहीं आएगी या नहीं चला पाएंगे जब तक आप खुद नहीं बैठेंगे उसके ऊपर और खुद नहीं चलाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे राइटिंग भी इसी तरह ही है, जब तक आप इसको, ये बेसिक लेक्चर भी ज़रूरी है, बट असल चीज़ है वो जो प्रैक्टिस आपने करनी है और खुद करनी है। बट यू राइट शुड बी मीनिंगफुल, यानी आप जो लिखें वो मीनिंगफुल, उससे कोई मतलब निकलता हो और आपको खुद पता हो कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। जब आपको खुद पता ही नहीं होगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो फिर आप कन्वे भी नहीं कर पाएंगे। तो बस पहले तो ये है कि आप खुद ये इस चीज़ को पता हो कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, तब आप उसको कन्वे कर पाएंगे। क्वालिटी ऑफ योर राइटिंग डिपेंड्स अपॉन द क्लैरिटी एंड क्वालिटी ऑफ योर थॉट। बहुत अहम बात है कि आपकी जो थॉट की क्वालिटी है उसी से आपकी राइटिंग की क्वालिटी निकलती है। ये एक कोटेशन है, वर्ड्स आर द ड्रेस ऑफ थॉट, ए ग्रेट थॉट इज नेवर फाउंड इन ए मीन ड्रेस। आप सोचते हैं और जब आप सोच को अल्फाज का लिबास पहनाते हैं, तो वो मतलब उस अल्फाज के ज़रिए ही बाहर आती है, या तो आप बोलते हैं या फिर आप उनको लिखते हैं। तो अच्छी सोच, क्वालिटी सोच के लिए फिर क्वालिटी वर्ड्स भी चाहिए। यानी एक अच्छी सोच को घटिया लिबास में तो नहीं होना चाहिए, और उसके लिए ग्रेसफुल वर्ड्स यूज़ करें। उसके लिए आप इनफॉर्मल वर्ड्स यूज़ ना करें। उसमें आप ये जो स्लैंग है ये यूज़ ना करें। अ, उसमें जो पॉपुलर वर्ड्स हैं, बोले जाते हैं, वही इस्तेमाल करने चाहिए। आपकी अच्छी राइटिंग की बुनियाद, हमने इस पे पहले भी बात की है, वो आपकी रीडिंग के ऊपर है। तो आपने आज के बाद, चले आप पहले भी इसका ख्याल रखते होंगे, आइंदा भी इसका ख्याल रखें कि जो कुछ भी स्टडी करें उसको
केयरफुली स्टडी करें। एक तो उससे ये होगा कि आपकी लैंग्वेज अच्छी होगी, ग्रामर अच्छी होगी, आपकी उसमें मिस्टेक्स खत्म होंगी, स्पेलिंग की भी, ग्रामर की मिस्टेक्स आपकी खत्म हो जाएंगी। दूसरा, आपका कंटेंट इम्प्रूव होगा, आपके आइडियाज इम्प्रूव होंगे। रीड केयरफुली बिकॉज दिस इज व्हाट दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन राइटिंग। ये बहुत अहम है कि आपकी रीडिंग से ही आपकी राइटिंग का ताल्लुक है, और आपको नए आइडियाज़, अच्छे आइडियाज़ आपकी रीडिंग से ही आएंगे। और जितना आप केयरफुली स्टडी करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी राइटिंग इम्प्रूव होगी। गिव लाइटनेस, ग्रेस एंड ईज टू योर राइटिंग। You cannot make it interesting for the reader if you are not interested yourself in writing it. If you yourself are not interested in writing it. ग्रेसफुली, आप जब लिखना स्टार्ट करें, अक्सर आपने ऐसे ऑथर्स को पढ़ा होगा जिनको पढ़ते हुए आप बड़ा इजी फील करते हैं, आप कहते हैं ये तो वही बात है जो मैं कहना चाहता था, या कितना आसानी के साथ ये मुश्किल ख्यालात को बयान करता जा रहा है। ये प्रैक्टिस से होता है, क्योंकि ये चीज़ें कुछ इनबॉर्न होती हैं। लेकिन साफ ज़ाहिर है वो हमारा टॉपिक नहीं है कि हम अपने डीएनए को तो चेंज नहीं कर सकते, हम इनबॉर्न क्वालिटीज़ को तो नहीं अचीव कर सकते अभी इस स्टेज पे। लेकिन यह है कि प्रैक्टिस से बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो प्रैक्टिस से आप अपनी राइटिंग में फ्लो लाएं, ईज लाएं, यानी मुश्किल थॉट्स को आसान अल्फाज में बयान करने की प्रैक्टिस करें। और ये बात याद रखिएगा, कभी भी आपने मुश्किल अल्फाज का और मुश्किल ज़बान का इंतखाब नहीं करना। जब भी आप ऐसा करेंगे, आपको उसमें कोई यू विल नॉट बी पेड, आपको उसमें अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। आपकी सक्सेस ये है कि आप बहुत फाइन किस्म की थाट्स को और आइडियाज़ को आप इंतहाई खूबसूरत और आसान तरीके से मुनासिब अल्फाज में एक्सप्लेन कर सकें, बयान कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें। ये है आपकी सक्सेस, और इसी की आपको मिलेंगे मार्क्स। और ये तब मुमकिन है जब आप जो कुछ लिख रहे हैं आपका उसमें इंटरेस्ट हो। ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप एक ऐसे टॉपिक के ऊपर लिख रहे हो जिसमें आपका इंटरेस्ट ही ना हो, तो फिर आप कैसे अपने रीडर के अंदर इंटरेस्ट डेवलप कर पाएंगे। तो आपको अपने टॉपिक से भी प्यार होना चाहिए, अपने टॉपिक्स के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, उसके अंदर ग्रिप होनी चाहिए, ताकि उसको आप एनालाइज करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए आपका इंटरेस्ट हो, आप उसमें खुशी महसूस करें, और ये खुशी कन्वर्ट होती है रीडर में। ये भी एक आप समझ सकते हैं कि जो राइटर होता है, वो जिस कैफियत में एक चीज़ को लिखता है, अच्छा राइटर उसी कैफियत को अपने रीडर तक मुंतकिल करता है, और वो रीडर भी वही चीज़ महसूस करता है। इंटरेस्ट भी ऐसी चीज़ है जो अगर आप लिखते हुए आपके अंदर है, आप उस टॉपिक में इंटरेस्ट शो हो रहा है आपका, तो आप रीडर के अंदर भी इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं। Essay is the reflection of the personality behind the pen. Make yourself interesting too. अपनी एक बहुत अहम मैं बात करने लगा हूँ कि आप अपने जहन में ये सोचें कि आपकी आइडियल पर्सनैलिटी क्या होनी चाहिए, या क्या आपकी आइडियल पर्सनैलिटी है। उस तरह आप खुद बिहेव करना शुरू कर दें। और याद रखिएगा कि राइटिंग जो है, वो अगर आप किसी की तहरीर पढ़ते हैं तो आप उस बंदे के बारे में एक अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि ये बंदा किस तरह की पर्सनैलिटी रखता है, और उसके बारे में आप एक अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि ये कैसी पर्सनैलिटी है। तो अपने अपनी पर्सनैलिटी को भी इम्प्रूव करें ताकि आपकी राइटिंग इम्प्रूव हो। ये तो एक बहुत बड़ी बात है, बट यू कैन थिंक ऑन दिस एस्पेक्ट। और अगर आपकी पर्सनैलिटी लाइट है, आप इजी गोइंग हैं, आप चीज़ों को अच्छा एक्सप्लेन कर लेते हैं, आप चीज़ों का बारे में सेंस ऑफ ह्यूमर भी रखते हैं, चीज़ों के बारे में आप थिंकिंग माइंड भी रखते हैं, मुख्तलिफ एनालिसिस भी करते हैं, और आपकी पर्सनैलिटी में विजडम है, आपकी पर्सनैलिटी में एक एक्सपीरियंस है या एनालिसिस है, कम्युनिकेट करने की सलाहियत है, तो वो रिफ्लेक्ट होगी आपकी राइटिंग में। एंड अगर आप एक सोचते हैं कि आपने इस तरह की पर्सनैलिटी बनना है, तो आप बन जाते हैं थ्रू कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको कि ऐसे इज नॉट ए सस्पेंस स्टोरी इन विच क्रक्स इज रिवील्ड इन द एंड। आपने जो कुछ भी कहना है वो इंट्रोडक्शन में ही कह देना है।
इसी तरह पैराग्राफ में जो टॉपिक सेंटेंस होगा पहला, उसी में आपने सारी बात खोल के रख देनी है, बाकी चीजें उसको सपोर्ट करने में लगाएंगे। तो ऐसे में आप अपनी लाइन ऑफ आर्गूमेंट को शुरू में ही बयान कर देते हैं और देन इसको सपोर्ट करते रह जाते हैं। यानी अगर मैं आपको इंतहाई राज फॉर्म में बताऊं कि ऐसे क्या है, तो आपने शुरू में एक दो सेंटेंसेस जो कहे हैं वही आपका ऐसे है, वही आपका क्रक्स है, और बाद में जो कुछ भी आपने कहा है वो उसकी सपोर्ट में कहा है। तो ये है ऐसे। ऐसे इज नॉट लाइक ए सस्पेंस स्टोरी, यानी कि उसमें ये नहीं होता कि आप एक चीज को अंदर सस्पेंस डाल रहे हैं और आखिर में आके कोई वो जो है कर्टन रेज करें और उसको रिवील करें, तो ऐसा नहीं है। तो इस स्टाइल ऑफ राइटिंग को अंग्रेजी जबान में कहते हैं टेक्निकली सिंपल स्टाइल ऑफ राइटिंग। वो होता यही है कि उसमें आप एक बात शुरू में कह देते हैं और फिर उसी को एक्सप्लेन करते रहते हैं। ये बहुत अहम पॉइंट मैंने ये अगेन इस पे बात हो चुकी है पहले कि आप ऐसे राइटिंग को जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इसमें आपकी एक्सपर्टीज आएंगी, उतना इसमें महारत आएगी। और इसको बोरिंग एक्टिविटी नहीं समझना, इसमें इंटरेस्ट लेनी है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। शुरू में आप आउटलाइन की प्रैक्टिस करें सेपरेटली, फिर आप पैराग्राफ की करें, फिर उसके बाद जब आपकी ग्रेप तीनों एस्पेक्ट पे आ जाए, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ पे भी, बॉडी पे भी और कंक्लूजन वाले पैराग्राफ पे भी, तब उसके बाद आप ऐसे लिखना स्टार्ट करें। ऐसे इज ए स्किल बेस्ड ऑन नॉलेज, एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन। इसमें नॉलेज भी ज़रूरी है, एनालिसिस और प्रेजेंटेशन, तीनों चीज़ें, तीन चीज़ों का मिक्सचर है। यानी ये इस स्किल में तीन चीज़ें इन्वॉल्व हैं। नॉलेज, अच्छा अकेला नॉलेज भी आपके लिए काफ़ी नहीं है कि आपके पास नॉलेज तो है लेकिन आप एनालिसिस नहीं कर सकते। डेटा है, आपको पता है कि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट कितना है, उसको आप किसी आर्गूमेंट में नहीं डाल सकते, तो ये भी आपकी वीकनेस है। यानी आपको अपने डेटा को अपनी ओपिनियन के साथ लिंक करना आना चाहिए। आपकी ओपिनियन आपके डेटा के ऊपर बेस कर रही हो जो कि फैक्चुअल होता है, और फिर इस चीज उस ओपिनियन को एक खास किस्म की स्ट्रक्चर में प्रेजेंट करना, जिसको हम एसे की स्ट्रक्चर बोलते हैं कि कैसे आउटलाइन में क्या लिखना है, इंट्रो में क्या लिखना है, बॉडी पैराग्राफ में क्या लिखना है, तो वो उसकी प्रेजेंटेशन में आ जाएगा। ये कुछ डॉट्स हैं। ऐसे में कोई डायग्राम नहीं होती, कोई मैप नहीं होता, कोई हेडिंग नहीं होती, कोई ग्राफ्स नहीं होते, क्योंकि सीरियस पीस ऑफ राइटिंग है। इनमें ये रिपोर्ट राइटिंग नहीं है, ये चीज़ें चलती हैं रिपोर्ट राइटिंग में। तो ऐसे का रिपोर्ट राइटिंग से फर्क होता है। इसमें आपने मैप, डायग्राम, हेडिंग्स, ग्राफ्स कुछ नहीं डालना, जस्ट आपने पैराग्राफ्स डालने हैं। और पैराग्राफ जब आप लिखते हैं तो पहला पैराग्राफ की जगह आप छोड़ेंगे थोड़ा सा इंडेंट जिसको कहते हैं, और जब जो भी पैराग्राफ आप स्टार्ट करेंगे उसका इंडेंट यानी शुरू में उसको थोड़े स्पेस छोड़ के लिखेंगे, और दूसरा जो लाइन होगी वो शुरू से ही लिखनी है, तीसरी भी लाइन शुरू से, और जब वो ख़त्म हो तो नया पैराग्राफ उसके नीचे बिल्कुल वैसे स्टार्ट होगा। तो उस तरीके से ही आप, आपका जो एग्जामिनर है वो सिर्फ आपकी पैराग्राफ के स्टार्ट से नजर लगाए कि आपको ये नई बात करने जा रहा है। तो हेडिंग्स की जरूरत यहाँ पे नहीं होती है, कोई इसमें कोई फ्लो चार्ट, फ्लो डायग्राम कुछ नहीं बनाना आपने, कोई डायग्राम भी नहीं बनानी इसमें। अब मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की काइंड हैं ऐसे की, और जो आते रहते हैं उसमें कुछ ऐसे सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इशूज पे होते हैं। उनको आपने हमेशा तीन एंगल से देखना होता है कि काजेज क्या हैं, इफेक्ट्स क्या हैं, सजेशन क्या है। यानी कोई भी सोशल इशू, लेट्स से पॉवर्टी है, तो पॉवर्टी के बारे में जब भी आप सोचेंगे आप तीन चीज़ों को सोचेंगे, पॉवर्टी कैसे काज होती है, इसके काजेज क्या है, इसके इफेक्ट्स क्या हैं, इससे क्या क्या नुकसान होते हैं, फिर इसको ख़त्म किया कैसे किया जाए। अगर एक प्रॉब्लम है तो उसको ख़त्म भी तो करना है, उसको ख़त्म कैसे करना है, ये सजेशन उसका वे फॉरवर्ड आ जाता है। अच्छा, जो डिस्क्रिप्टिव एसेज होते हैं उनके अंदर आप एग्जांपल्स देते हैं, इलस्ट्रेशन देते हैं। फिर तीसरी किस्म के होते हैं लिटरेरी या कोटेशन बेस्ड। तो ये तीन किस्म के एसेज जो हैं कंटेंट के हिसाब से हैं। अब हम बात करते हैं कि सीएसएस के एग्ज़ाम में
ज़्यादातर लोग फेलियर क्यों होते हैं, क्यों फेल होते हैं, वजूहात क्या है? सबसे पहली वजह तो रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ टॉपिक है कि अक्सर ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जो कि टॉपिक जो हैं वो रॉन्ग सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद उनका ये है कि रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ वोकेबलरी, एक आसान ज़बान में जो बात हो सकती है उसको मुश्किल अंदाज से करना, और स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स होती हैं, उनकी क्लैरिटी ऑफ थाट नहीं होती, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ थॉट्स को फॉलो नहीं कर रहे होते, यानी उनकी जो बात पहले करनी चाहिए वो बाद में कर रहे होते हैं, जो बाद में करनी चाहिए वो पहले कर रहे होते हैं। फिर रेपिटेशन ऑफ आइडियाज, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है।